तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो देखो बच्चों, कार्बन के सभी कंपाउंड्स को यहाँ डिस्कस नहीं करना, केवल दो ही कंपाउंड्स यहाँ दे रखे हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम इन्हीं दोनों कंपाउंड्स को यहाँ डिस्कस करेंगे, इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो बच्चों, अगर फर्स्ट हम आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो पहला है कि जो कार्बन है अगर इसका इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। समझिए ना कि कार्बन के इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर कंप्लीट कंबस्शन हो जाए तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो यही मेथड है। दूसरा है लैब में अगर बनाना है तो फॉर्मिक एसिड को कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो फॉर्मिक एसिड है ना, इसका कंप्लीट क्या हो जाता है, डिकम्पोजिशन, और ये चेंज होता है H2O और प्लस क्या, CO। समझ गए ना। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन फॉर्मिक एसिड से किया जाता है। नेक्स्ट होता है कि अगर हम कोक और वाटर की वेपर को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता है, जिसे बोलते हैं सिंथेसिस गैस या सिन गैस। इसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट कर दिया जाए तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल जाती है। इसके अलावा कोक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब सीधा सीधा है कि कोक को एयर के साथ हीट किया जाए तो एक मिक्सचर बनता है CO और N2 का, इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। इसमें से नाइट्रोजन को सेपरेट कर दिया जाए तो भी यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमें मिल जाता है। तो इस तरह से ये 4 मेथड्स हैं जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। एक तो इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन है ना, दूसरा है फॉर्मिक एसिड के डिकम्पोजिशन से कॉन्सनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में होता है, लैब में बनाया जाता है। इसके अलावा वाटर वेपर और कोक को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तब सिन गैस बनती है, सिंथेसिस गैस बनती है। इसमें से हाइड्रोजन को लिबरेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। इसके अलावा एयर और कोक के कंबस्शन से भी क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस बनती है। इसमें से नाइट्रोजन को हटा दिया जाए सेपरेट तो फिर मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है प्रिपरेशन। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस और पॉइजनस गैस है। पॉइजनस नेचर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये बॉडी में जाके हीमोग्लोबिन के साथ एक स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बना लेता है। मीन्स जहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बॉन्डेड होता है वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्डेड हो जाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 300 टाइम्स कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। यही लिखा है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर बिकॉज रिएक्ट 300 टाइम्स विद हीमोग्लोबिन देन O2। कि O2 के रिस्पेक्ट में ये जो होती है CO, ये इतनी फास्ट रिएक्शन करती है और एक स्टेबल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। ऐसे में ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है ब्लड में वो रुक जाता है और इस तरह से एक साइलेंट किलर की तरह ये वर्क करता है। ओके, तो ये इसी रीजन के कारण पॉइजनस होता है। इसके अलावा एक अच्छा रिड्यूसर भी है। आप देखोगे जो मेटलर्जी है उसमें आयरन की मेटलर्जी में ब्लास्ट फर्नेस में जो अपर रीजन होता है लो टेम्परेचर का, वहाँ पर आयरन का रिडक्शन इसी CO के थ्रू होता है। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जैसे आयरन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे निकल है, आयरन है, इनके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। और निकल में आप देखोगे इसके प्यूरिफिकेशन की मेथड आती है मॉन्स प्रोसेस, जहाँ
इम्प्योर निकल को CO के साथ ट्रीट किया जाता है तो एक वॉलेटाइल कंपाउंड NiCO होल 4 बनता है, जिसे और आगे हीट कर दिया जाए तो इस तरह से फिर प्योर निकल मिल जाता है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह, एक स्ट्रॉन्ग लिगैंड की तरह वर्क करता है। ये सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड भी है और लगभग सभी मेटल के साथ इसके कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर का है। तो इस तरह से ये है CO के बारे में, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना इसमें। फिर हम आ जाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो बच्चों, प्रिपरेशन की बात करें तो आर्टिफिशियली कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन, लाइमस्टोन जो होता है इसके डिकम्पोजिशन से CO2 गैस बनती है। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट पर डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करा दी जाए, ठीक है, तो भी बनता है CO2। और कंबस्जन में तो बनता ही बनता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जिनमें भी कार्बन होता है, चाहे वो चारकोल हो, चाहे ठीक है कोल हो और चाहे हाइड्रोकार्बन्स हो, इन सब के कंबस्जन से भी क्या बनता है, CO2। तो इस तरह से CO2 का प्रिपरेशन होता है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये कलरलेस एसिडिक गैस है एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड विद वाटर। ठीक है, कि अगर इसे हम वाटर में पास कर दें तो कार्बोनिक एसिड बनता है, इसी को बोला गया है सोडा वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सोडा वाटर बनाता है जो एसिडिक नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि आयोनाइज्ड होकर H++ HCO3- ब्रेक हो जाता है। दूसरा है फोटोसिंथेसिस। तो आप देखोगे कि जो फोटोसिंथेसिस है जो नेचुरल चलती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो उसमें भी आप देखोगे कि जो CO2 है उसका रिडक्शन हो जाता है और वो ग्लूकोज में चेंज होता है। मतलब CO2 6CO2 + 6H2 लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इस तरह से ये ग्लूकोज में चेंज होता है। तो इस प्रोसेस में CO2 का रिडक्शन होता है। समझ गए कि यहाँ से CO2 की जो 4+ स्टेट थी -1 स्टेट में पहुँच जाता है कार्बन। तो इस तरह से यहाँ पर ये और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। नेचुरल चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में नेचुरली। ठीक है, इसके अलावा CO2 अंडर प्रेशर इज अलाउड टू एस्केप थ्रू नोजल अ वाइट सॉलिड इज ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस और कार्डाइस। ठीक है, इसका नाम है ड्राई आइस। ऐसा इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये देखने में बिल्कुल आइस जैसा है, लेकिन इसको टच करने से हाथ गीले नहीं होंगे। तो इस तरह से इसको ड्राई आइस बोलते हैं। इस ड्राई आइस का यूज जो है रेफ्रिजरेशन में भी होता है, ठीक है, और इसका नाम उसमें ड्राई कोल्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि CO2 अंडर प्रेशर अलाउड टू एस्केप थ्रू नोजल अ वाइट सॉलिड इज ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड ड्राई आइस और कार्डाइस। इसके अलावा यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर फ्रोजन, ठीक है, फ्रोजन फूड्स और आइसक्रीम अंडर नेम ड्राई कोल्ड। ठीक है, तो ड्राई कोल्ड के नाम से भी रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। हमारी बॉडी का जो बफर सिस्टम है वो एक्चुअली H2CO3 HCO3 का एक बफर सिस्टम है और यही हमारे ब्लड का pH मेंटेन करके रखता है 7.26 से 7.42 के बीच। समझ गया ना कि हमारे ब्लड का जो बफर सिस्टम है वो है H2CO3 और SCO3 और यही हमारे ब्लड का pH इस रेंज में मेंटेन करके रखता है। CO2 is the discrete molecule due to tendency of carbon to form pi p pi bond। देखो बच्चों, CO2 अपने आप में एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है। मीन्स इसमें इसका रीजन ये है कि कार्बन में पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। तो पहले जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ एक तो सिग्मा बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है और इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसीज 2 ऑक्सीजन के थ्रू सैचुरेट हो जाती हैं, मीन्स डबल बॉन्ड के थ्रू। जबकि ये प्रॉपर्टी जो है SiO2 में नहीं है। SiO2 ऑक्सीजन के साथ d पाई बॉन्डिंग नहीं करता और ऐसे में ये अपनी 4 वैलेंसीज को पूरा करने के लिए 4 ऑक्सीजन से सिग्मा बॉन्डेड हो जाता है और एक जाइंट क्रिस्टल बनता है और इसलिए जो SiO2 है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जबकि CO2 गैसियस फॉर्म में रहता है
क्योंकि इसके डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जबकि इसका एक जॉइंट क्या मिलता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म या कोवैलेंट क्रिस्टल। मतलब ये कैसा होता है, कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि CO2 गैस है और SiO2 सॉलिड, इसका रीजन क्या है? तो इसका सीधा सा रीजन है कार्बन में p बॉन्डिंग की टेंडेंसी होना, जिससे कार्बन अपनी 4 वैलेंसीज 2 ऑक्सीजन के थ्रू कंप्लीट कर लेता है। बट इन सिलिकॉन d बॉन्डिंग नहीं कर सकता, और ऐसे में ये अपनी 4 वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए एक लंबा जो है एक क्रिस्टलाइन जो है एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना देता है, और यही रीजन है कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा जो सिलिका है, ठीक है, रिएक्ट विद NaOH फॉर्म सिलिकेट की, तो SiO2 और NaOH अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सिलिका है NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे SiO2 प्लस 2NaOH, तो बनता है Na2SiO3 प्लस H2। जस्ट बिल्कुल सेम यही रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है, CO2 प्लस NaOH बनता है Na2CO3, ठीक है। इसके अलावा जो सिलिका है ऑल्सो अफेक्टेड बाई HF, ठीक है, HF के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। केवल यही एक एसिड है HF जो सिलिका मतलब रेत से रिएक्शन करता है, बाकी कोई भी एसिड ग्लास से कोई इफेक्ट नहीं डालती। इसलिए HF का यूज जो है इचिंग ऑफ ग्लास में किया जाता है, क्योंकि ग्लास में मेन सिलिका होती है और इसीलिए HF उससे रिएक्शन कर लेता है। तो इस तरह से ये 2 कंपाउंड्स थे इसके, हमने देखे कार्बन। बाकी CO2 के यूजेस तो आप जानते ही हैं कि पूरा जो फोटोसिंथेसिस है वो CO2 के थ्रू होता है। इसके अलावा ड्राई कोल्ड में यूज होता है CO2, है ना, रेफ्रिजरेशन में। इसके अलावा CO2 जो है थोड़ा वाटर बनाने में यूज होता है, इस तरह से। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 पॉइजनस नहीं होता। फिर हम आ जाते हैं सिलिकॉन। तो देखो बच्चों, सिलिकॉन एक्चुअली ऑर्गेन और सिलिकॉन कंपाउंड है जिनका जनरल फार्मूला होता है R2SiO लाइक कीटोन। मतलब इनका जो फार्मूला है वो है R2SiO, जो कि R2CO कीटोन जैसा है, इसीलिए इनको बोला गया है सिलिकॉन, मींस कीटोन के करस्पॉन्डिंग कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड है, ठीक है, मतलब कार्बन और सिलिकॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इनकी जो प्रिपरेशन होती है, पहले एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई जाती है सिलिकॉन से कॉपर की प्रेजेंस में, तो बनता है डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन, ठीक है। ये क्या है, डाइक्लोरो डाई एल्काइल सिलेन, ठीक है। और फिर इसके बाद इसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो यहाँ से डाईहाइड्रोक्सी डाईक्लोरो ये जो बना ये है डाई एल्काइल डाईहाइड्रोक्सी, ठीक है, सिलेन। और फिर इस डाईहाइड्रोक्सी डाई एल्काइल सिलेन का जब लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है सिलिकॉन। ये बनता है एक लीनियर पॉलीमर। क्या बन गया, एक लीनियर पॉलीमर। इनमें 2 OH है, तो हर एक सिलिकॉन, मतलब हम इस तरह से कहें कि ये है OH, ये है OH, है ना, ये है R, ये है R। तो इस तरह से जब इनका पॉलीमराइजेशन होगा, एक और यहाँ पर इस तरह का मॉलिक्यूल लिया SiR(OH), तो यहाँ से ये H2O रिमूव होगा और ये ऐसे पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। तो इस तरह से पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये बनता है सिलिकॉन पॉलीमर। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर ट्राईक्लोरो एल्काइल सिलेन ले लिया जाए तो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे। तो एक सिलिकॉन एटम 3 तरफ से, मतलब 2 तरफ से तो लीनियर और एक तरफ से क्रॉस लिंकिंग करता है, और ऐसे में क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर भी बनता है, जो कि इस तरह से 3 OH के कारण है। मतलब है कि सिलिकॉन के 2 OH बिल्कुल सेम इसी तरह से, जैसा कि आपने ऊपर देखा, लीनियर पॉलीमराइजेशन करते हैं। और जो तीसरा OH है, मीन्स हम इस तरह से समझें कि ये है इनके पास, ठीक है, कि यहाँ पर है एक OH, ये हो गए S, यह है R SI, तो यहाँ एक OH है और एक OH है।
तो जब इस तरह से ये पॉलीमराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, तो यहाँ से भी यहाँ से रिमूव होगा वाटर की तरह H, और यहाँ तो हो गई लीनियर पॉलीमराइजेशन। तो इस तरह से एक जब इस तरह की पॉलीमराइजेशन होती है तो क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है सिलिकॉन का। ओके, तो ये है क्रॉस लिंकिंग के लिए। और अगर केवल एक OH है, ठीक है, फिर R3SiOH ट्राई एल्काइल हाइड्रोक्सीसिलेन, तो ये एक चेन टर्मिनेटर की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि ये एक तरफ जुड़ जाएंगे लास्ट में चेन में, तो आगे का पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। तो यहाँ पर इसका यूज होता है चेन टर्मिनेटर की तरह। ओके, तो इस तरह से सिलिकॉन 3 प्रकार के पॉलीमर बनाते हैं। एक तो हो गया लीनियर, एक होगा क्रॉस लिंक्ड, और एक सिंगल यूनिट से इस तरह का, या फिर इनका चेन टर्मिनेटर की तरह यूज होता है। ये है कुल मिला के सिलिकॉन के बारे में। तो आप समझ गए होंगे कि सिलिकॉन एक ऑर्गेनो, ठीक है, सिलिकॉन कंपाउंड होते हैं और इनका एक जनरल फॉर्मूला कीटोन से मिलता है, इसलिए इनको बोला गया है सिलिकॉन। इनका जो इनिशियल कंपाउंड है वो एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करा के बनाया जाता है, और ये है डाई एल्काइल डाइक्लोरोसिलेन। इसके हाइड्रोलिसिस से बनता है डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्काइल सिलेन या ट्राई हाइड्रोक्सी एल्काइल सिलेन। तो जब डाई हाइड्रोक्सी सिलेन का यूज होता है तो बनता है लीनियर पॉलीमर, और जब ट्राई हाइड्रोक्सी का तो क्रॉस लिंक। और अगर मान लो इस तरह से केवल मोनोहाइड्रोक्सी लिया जाए तो ये एक टर्मिनेटर की तरह वर्क करेगा, चेन ग्रोथ रोक देता है। ओके, फिर हम आते हैं प्रॉपर्टीज। तो सिलिकॉन जो है वाटर रिपेलेंट्स, ठीक है, रेपेलेंट्स होते हैं, मतलब जैसे रबर के जैसे ही है, कोई रिएक्शन नहीं होती इनकी वाटर की। गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, स्टेबल टूवर्ड हीट, नॉन टॉक्सिक, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। तो इनमें वो पॉलीमर की एक ग्रेट प्रॉपर्टी, मतलब एक कहें कि एक बेस्ट पॉलीमर जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब इसमें है। मीन्स एक वाटर रिपेलेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर हैं, स्टेबल हैं, हीट नॉन टॉक्सिक हैं, केमिकल के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, विस्कोसिटी नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो इनमें ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और इसलिए सबसे बेस्ट पॉलीमर है। उनका यूज़ आप देखोगे बहुत जगह होता है, कैन बी यूज्ड इन द सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट्स एंड ऑल्सो यूज द लुब्रिकेंट्स। समझ गए ना, सिलिकॉन रबर यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो इस तरह से जो सिलिकॉन रबर है इसका यूज इंसुलेशन में, कॉस्मेटिक और सर्जिकल प्रोसेस में किया जाता है। इसके अलावा ये लुब्रिकेंट, क्योंकि ये इनकी जो विस्कोसिटी है वो हाई टेम्परेचर पे इफेक्टेड नहीं होती, इसलिए अच्छे खासे ये लुब्रिकेंट्स भी होते हैं। तो ये था सिलिकॉन के बारे में, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा गया। फिर हम आ जाते हैं लास्ट में हमारा सिलिकेट्स। तो देखो बच्चों, सिलिकेट मीन्स पत्थर। तो ये जो सिलिकेट्स होते हैं ये ऑक्साइड एनाइन ऑफ सिलिकॉन के पॉलीमर होते हैं, या मोनोमर या डाइमर या इस तरह से। तो इनकी जो बेसिक यूनिट है, मतलब सिलिकेट्स जो होते हैं ऑक्साइड एनाइन ऑफ सिलिकॉन से बने होते हैं, और ये इनकी जो बेसिक यूनिट है वो है SiO4 मतलब एक Si के साथ 4 ऑक्सीजन इस तरह से बॉन्डेड है। अब ये चारों ऑक्सीजन किस तरह से बॉन्डेड हो रहे हैं अदर ग्रुप से या एटम से या अदर यूनिट से, उसी हिसाब से सिलिकेट को डिवाइड किया गया है। इसी टेट्राहाइड्रोन को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये तो हो गए ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और ये जो बीच में दिख रहा है ये हो गया सिलिकॉन इस तरह से। तो ये ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और बिल्कुल बीचों बीच इस टेट्राहाइड्रोन के बिल्कुल बीचों बीच सिलिकॉन होता है इस तरह से। समझ गए ना। तो ये इनका टेट्राहाइड्रोन के थ्रू स्ट्रक्चर ही बताया गया है, मतलब यहाँ पर जो इस तरह से पॉइंट लिया गया है ये सिलिकॉन को शो करता है, ठीक है, और ये जो है इस तरह का जो है ये वाला, तो ये ऑक्सीजन को शो करता है टेट्राहाइड्रोन। अब देखो ऑर्थोसिलिकेट जिनमें डिस्क्रीट SiO4 यूनिट होती है, जैसे जिरकॉन ZrSiO4 है ना, सोडियम ऑर्थोसिलिकेट Na4SiO4। तो ये ऑर्थो अपने आप में मतलब डिस्क्रीट SiO4 यूनिट्स होती हैं, और अब इनका जो चार्ज होता है वो किसी मेटल आयन के पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस्ड होता है। दूसरे होते हैं पायरोसिलिकेट्स। तो 2 यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय 1 ऑक्सीजन, जनरल फॉर्मूला है SiO4 मीन्स हम ये कहें कि इस तरह से 2 यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है।
एक यूनिट हो गई, इस तरह से ले लो, ये इनका ऑक्सीजन हो गया बीच, मतलब ये बीच में सिलिकॉन हो गया, और इसको इस तरह से यहाँ पर बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ा रहता है, जैसे है थॉर्टीविटाइट, ठीक है, थॉर्टविटाइट, इसका फॉर्मूला है Sc2Si2O7, मतलब जो 6 माइनस, मतलब 2 माइनस तो हट गए, क्योंकि दो ऑक्सीजन जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनके माइनस चार्ज हट गए और एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो इस तरह से ये हो गया Si2O7 6 माइनस, मतलब एक ऑक्सीजन के हटने से 2 माइनस हट जाने से माइनस चार्ज 2 कम हो गया, और इस तरह से ये है पायरोसिलिकेट। फिर है साइक्लिक और रिंग सिलिकेट, तो इसमें हर एक जो टेट्राहाइड्रोन है, मतलब SiO4 का जो टेट्राहाइड्रोन है, उसके 2 कॉर्नर्स 2 यूनिट्स के साथ शेयर्ड होते हैं, मींस 2 ऑक्सीजन एटम 2 यूनिट से शेयर्ड होते जाते हैं और एक रिंग या चेन बन जाती है, और इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो है SiO3 होल एन, ठीक है, और इस तरह से SiO3 पर 2 माइनस चार्ज बचता है, क्यों, क्योंकि देखो Si के हो गए 4 प्लस और O3 के हो गए 6 माइनस, तो टोटल बचे 2 माइनस, एक SiO3 में 2 माइनस बचते हैं, और इसका एग्जांपल है बेराइल Be3Al2Si6O80, कुल मिला के 6 जो माइनस, कितने माइनस हो गए, 2 माइनस हैं, तो Si के 6, तो 12 माइनस को कंप्लीट करने के लिए 2 एल्यूमिनियम और 3 बेरिलियम इस तरह से जोड़ के पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल किया गया। तो ये है साइक्लिक, मतलब इनमें जो आपको सिलिकेट्स याद रखने हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ काम का है जनरल फॉर्मूला। चैन सिलिकेट देखें तो इसमें भी वही रहेगा, बस इतना है कि इसमें जो है रिंग बन जाती है पूरी, और इसमें एक लंबी चेन बनती जाएगी, और इसमें भी हर एक सिलिकेट की जो टेट्राहाइड्रोन यूनिट है वो 2 अदर यूनिट से जुड़ी होती है, तो इसका भी वही फॉर्मूला है SiO3 2 माइनस, मतलब हम ये कहें कि ये यूनिट ऐसे जो है जुड़ती जाएगी इस तरह से, तो हर एक ऑक्सीजन में 2 माइनस बचते रहेंगे, एक यहाँ माइनस, इस तरह की चेन बनती है, यही चेन जब इधर और इधर से जुड़ जाएगी तो रिंग बन जाएगी। ओके, तो ये इस तरह से। फिर आता है सीट सिलिकेट, तो देखो आप यहाँ पर रिंग, साइक्लिक या चेन, इन तीनों का एक ही जनरल फॉर्मूला है SiO3 2 माइनस, क्योंकि हर एक SiO3 में यूनिट में 2 माइनस बचता जाता है ना। पायरो में आप देख रहे हैं एक ऑक्सीजन हटने से 2 माइनस हटा दो तो 2 सिलिकॉन और 7 ऑक्सीजन बचेंगे। फिर आते हैं सीट सिलिकेट, तो हर एक यूनिट का जो टेट्राहाइड्रोन है, द कॉर्नर 3 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट, ईच यूनिट शेयर्ड विद अदर 3 यूनिट्स, तो इस तरह से केवल एक माइनस बचेगा एक सिलिकॉन, इस तरह से। और इनका जनरल फॉर्मूला है Si2O6 6 माइनस n होल n, मतलब ऐसी यूनिट बार बार रिपीट होगी Si2O5 इस तरह से। तो इस तरह से अगर हम इसमें देखें तो देखो ऑक्सीजन के हो गए 10 माइनस और Si के हो गए 8 माइनस, तो ये बचेगा Si2O6 2 माइनस, और ये पूरी यूनिट बार बार क्या होती रहेंगी बच्चों, रिपीट होती रहेगी। फिर हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल सिलिकेट। ये वो सिलिकेट हैं जिनमें एक टेट्राहाइड्रोन की चारों कॉर्नर 4 यूनिट से शेयर्ड होते हैं, मतलब इसके अंदर जितनी भी टेट्राहाइड्रोन यूनिट होंगी वो चारों तरफ से दूसरे टेट्राहाइड्रोन यूनिट से शेयर्ड हो जाती हैं, इसलिए इनमें कोई चार्ज नहीं रहता, और इनका जो जनरल फार्मूला है वो होगा SiO2, मीन्स Si के 4 प्लस और O2 के 4 माइनस कैंसिल। इसके एग्जाम्पल है जियोलाइट है, फेल्सपार है ना। सीट सिलिकेट में देखो 2 सिलिकॉन के 8 माइनस और 5 ऑक्सीजन के 10 माइनस, दोनों कैंसिल हुए तो 2 माइनस यहाँ बच गए। यहाँ चले जाए तो सिलिकॉन के हो गए 4 और ऑक्सीजन के हो गए 6 प्लस माइनस, तो ये 2 माइनस बच गए, मतलब सिलिकॉन के 4 प्लस और ऑक्सीजन के 6 माइनस, तो 2 माइनस बचेंगे। ऐसे यहाँ पर भी मिला के देख लो आप, यहाँ चले जाओगे तो सिलिकॉन के हो गए 8 और ऑक्सीजन के हो गए 14, तो 6 माइनस बच जाएंगे। इस तरह से इनकी माइनस और प्लस को बैलेंस किया गया है। और 3 डायमेंशनल सिलिकेट में आते हैं, सिलिका है, जियोलाइट है, इस तरह से।
ठीक है। जियोलाइट जो होता है ये जब सिलिका जो होती है या SiO2 जो यूनिट है, ठीक है, इसका पॉलीमर, तो जब एक SiO2 में Si की जगह पर एक एल्यूमिनियम आयन आ जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज पूरे यूनिट पे बढ़ जाता है, मतलब एक निगेटिव चार्ज सॉरी बढ़ जाएगा, क्योंकि Si के 4 प्लस और ऑक्सीजन के 4 माइनस, तो कंप्लीट बैलेंस्ड था चार्ज। एक एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनियम में होता है 3 प्लस, तो इसका मतलब एक एल्यूमिनियम अगर एंटर होगा तो एक माइनस चार्ज लग जाएगा पूरी सिलिकेट यूनिट में। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई कैटाइन जुड़े होते हैं, जहाँ X मतलब एल्यूमिनियम जितने उतने X और N है बैलेंसी ऑफ M, मतलब यहाँ पर जो N है ये हो जाएगी बैलेंसी ऑफ M, और X तो वही हो गया नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आइंस। तो जितने एल्यूमिनियम आइंस जुड़ेंगे उतना माइनस बढ़ेगा, और उतने माइनस को बैलेंस करने के लिए हमें इस तरह से कैटाइन की जरूरत होगी M। अगर M की बैलेंसी 1 है तो जितने X उतने ही M लगेंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह। ओके, तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट्स कहलाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार के कैटालिस्ट भी है, सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। तो देखो यही लिखा है कि इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D नेटवर्क, ठीक है, तो of SiO2 means they are aluminum silicate, acquire negative charge and general formula ये, और a negative charge balanced by the metal ion M। ओके, यूजेस देखें तो ये सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट हैं, और इनका यूज मेनली अल्कोहल को गैसोलीन में चेंज करने के लिए किया जाता है। ZSM5 यही एक बेस्ट कैटालिस्ट है। इसके अलावा ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और सिलिकेट वाटर की सॉफ्टनिंग में भी यूज होता है, हार्डनेस को सिलेक्ट हार्डनेस जो होती है वाटर की उसको भी रिमूव करने में यूज होते हैं। तो इस तरह से ये सिलिकेट्स के जो जनरल फॉर्मूले हैं और उनके एग्जाम्पल्स। तो ये था कुल मिला के कार्बन ग्रुप का बचा हुआ मैटर, जिसमें आपने कार्बन के कंपाउंड्स और सिलिकॉन के कंपाउंड्स देखे। तो ये हो गया कार्बन ब्लॉक, ठीक है, पूरा जो कार्बन ग्रुप है या फैमिली है ये यूनिट कंप्लीट। तो P ब्लॉक कंप्लीट हो गया अपना। अब हम जो भी डिस्कस करेंगे उसमें S ब्लॉक एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे। ओके,